तो आज हम बात कर रहे हैं एक राष्ट्र के जन्म की, बांग्लादेश की कहानी। और हमारे पास जो स्रोत हैं, बांग्लादेश इतिहास से आज़ादी तक, उनके जरिए इस पूरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, ये सिर्फ नक्शे पर एक लकीर खींचने जैसी बात नहीं थी। ये एक जज्बे, एक पहचान, खासकर भाषा से जुड़ी पहचान की लड़ाई थी। बिल्कुल। और स्रोत हमें ले जाते हैं सीधे 1947 के विभाजन से लेकर 1971 की आज़ादी तक। तो कहाँ से शुरू करें? कहानी 1947 से शुरू होती है, जब पूर्वी बंगाल बन गया पूर्वी पाकिस्तान। हाँ, लेकिन ये जुड़ाव, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, शुरू से ही थोड़ा कह सकते हैं तनाव भरा था। तनाव किस तरह का? मतलब भौगोलिक दूरी तो थी ही। दूरी तो थी, लेकिन उससे ज्यादा गहरी थी सांस्कृतिक और राजनीतिक खाइयां। पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा साफ था और पूर्वी हिस्से को लगता था कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। स्रोत यही बताते हैं। तो ये जो एहसास था नजरअंदाज किए जाने का, ये सबसे पहले कब खुलकर सामने आया? स्रोत किस घटना पर जोर देते हैं? सबसे बड़ा मोड़ स्रोत के मुताबिक 1952 का भाषा आंदोलन था, जब पश्चिमी पाकिस्तान ने कोशिश की कि उर्दू ही अकेली राष्ट्रीय भाषा बने। अच्छा। तो पूर्वी पाकिस्तान में, जहां ज्यादातर लोग बांग्ला बोलते थे, वहां जबरदस्त विरोध हुआ। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। 21 फरवरी 1952 का दिन। बिल्कुल, वो दिन ढाका में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे अपनी भाषा के लिए। स्रोत में नाम भी हैं, सलाम, रफीक, जब्बार, और कईयों ने उस दिन अपनी जान दे दी। सिर्फ अपनी भाषा के हक के लिए जान देना, ये दिखाता है कि ये कितना गहरा मुद्दा था, पहचान से जुड़ा हुआ। हाँ, और स्रोत यही कहते हैं कि ये सिर्फ भाषा का विरोध नहीं था, इसने पहली बार पूर्वी पाकिस्तान की एक अलग, एक तरह से कहें तो राष्ट्रीय चेतना को मजबूती दी। सही बात है। और देखिए, ये घटना इतनी अहम थी कि बाद में यूनेस्को ने इसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया। तो आप समझ सकते हैं इसका महत्व। तो भाषा के सवाल ने एक तरह से अलगाव की नींव डाल दी। लेकिन स्रोत बताते हैं कि इसके बाद भी सालों तक हालात कुछ खास सुधरे नहीं। बिल्कुल नहीं सुधरे। स्रोत लगातार बताते हैं कि राजनीतिक और आर्थिक उपेक्षा जारी रही। मतलब पूर्वी पाकिस्तान कमा ज्यादा रहा था, लेकिन विकास पश्चिमी पाकिस्तान में हो रहा था। राजनीतिक फैसलों में भी उनकी कोई खास भूमिका नहीं थी। ये तो नाइंसाफी है, संतोष तो बढ़ेगा ही। और वो बढ़ता गया। फिर आए 1970 के चुनाव। हाँ, 1970 के चुनाव। उसमें क्या हुआ था? शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जीती थी ना? हाँ, शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में लगभग सारी सीटें जीत ली। इतनी बड़ी जीत कि उन्हें पूरे पाकिस्तान में बहुमत मिल गया। पूरे पाकिस्तान में बहुमत? फिर तो उन्हें सरकार बनानी चाहिए थी। लेकिन स्रोत साफ बताते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तानी हुकूमत, खासकर जो सैनिक शासक थे, उन्होंने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। बहुमत के बाद भी सत्ता से इनकार? ये तो लोकतंत्र का मजाक था एक तरह से। फिर बस यही वो चिंगारी थी जिसने आग लगा दी। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। ऑपरेशन सर्चलाइट? हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये ढाका में एक बहुत ही क्रूर सैनिक कार्रवाई थी। बुद्धिजीवी, छात्र, आम नागरिक जो भी विरोध में थे, उन्हें कुचलने की कोशिश। ढाका यूनिवर्सिटी खास निशाने पर थी। और इसी रात शेख मुजीब को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। हाँ, लेकिन कहते हैं कि गिरफ्तारी से ठीक पहले उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान कर दिया था। इसके बाद तो पूरे पूर्वी पाकिस्तान में जैसे जंग छिड़ गई। मुक्ति बाहिनी? हाँ, मुक्ति बाहिनी, स्वतंत्रता सेनानियों ने हथियार उठा लिए और उधर सेना के अत्याचार इतने बढ़ गए कि लाखों लोग जान बचाने के लिए भागकर भारत आ गए, शरणार्थी बनकर। लाखों शरणार्थी। जाहिर है भारत पर इसका बहुत असर पड़ा होगा। स्रोत भारत की भूमिका के बारे में क्या कहते हैं? स्रोत बताते हैं कि भारत ने न सिर्फ इन लाखों शरणार्थियों को पनाह दी, बल्कि मुक्ति बाहिनी को भी मदद दी, नैतिक समर्थन भी और सैन्य मदद भी। और फिर दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध भी शुरू हो गया। जी हाँ, हालात युद्ध तक पहुंच गए। भारतीय सेना ने मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर कार्रवाई शुरू की और युद्ध का अंत बहुत तेजी से और नाटकीय ढंग से हुआ। वो 16 दिसंबर 1971 वाला दिन। बिल्कुल, 16 दिसंबर 1971, ढाका। पाकिस्तानी सेना के पूर्वी कमांड के जो प्रमुख थे, जनरल न्याजी, उन्होंने लगभग 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय और बांग्लादेशी सेनाओं के सामने सरेंडर कर दिया। 93,000 सैनिक? जी।
स्रोत इसे दुनिया के सबसे बड़े सैन्य आत्मसमर्पणों में से एक बताते हैं, है ना? हाँ, ये एक ऐतिहासिक पल था और इसी के साथ बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बन गया। तो 1947 से शुरू हुई ये कहानी, जो विभाजन से शुरू हुई, फिर भाषा का संघर्ष, सालों की उपेक्षा और अंत में एक भयानक युद्ध के बाद 1971 में आज़ादी पर खत्म हुई। बिल्कुल। और जैसा स्रोत बार बार इशारा करते हैं, ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा हासिल करना नहीं था, ये भाषा की जीत थी, अपनी संस्कृति, अपने आत्मसम्मान की जीत थी, उन शहीदों की, उन सेनानियों की कुर्बानी, वो आज भी बांग्लादेश की पहचान का एक अटूट हिस्सा है। और स्रोत आज के बांग्लादेश को कैसे देखते हैं? स्रोत बताते हैं कि देखिए, चुनौतियां तो रही हैं, लेकिन आज बांग्लादेश एक उभरता हुआ देश है, अपनी आज़ादी पर, अपनी संस्कृति पर गर्व करता है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ये पूरी कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि किसी देश की पहचान बनाने में भाषा और संस्कृति की भूमिका कितनी गहरी होती है, और इतिहास की ये घटनाएं आज भी किस तरह देशों के वर्तमान और भविष्य को शक्ल देती हैं। सही कहा। और वो नारा जॉय बांग्ला आज भी उस पूरे संघर्ष और जज्बे की याद दिलाता है।